ब्रेक के बाद कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस बीच अब हमारे साथ बिग मार्केट वर्सेस की कड़ी में नवीन कुलकर्णी CIO एक्सिस सिक्योरिटीज़ के जुड़ चुके हैं। नवीन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और सरकार के गठन के बाद जो हमने बड़ा स्विंग देखा उसको बहुत स्ट्रांगली FIs ने भी स्पॉन्सर किया, बट अब बाजार में वोलेटिलिटी काफ़ी है। आज स्क्रीन की रीडिंग करूं तो मैं लग रहा है, इनफैक्ट आज क्या कल परसों की भी करें, ट्रेड्स हैं, डे हाई पे हम क्लोज कर रहे हैं, बट वोलेटिलिटी काफ़ी है। क्या ये थोड़ी सी वोलेटिलिटी एट हायर लेवल्स आपको थोड़ा सा आई थिंक अलार्मिंग सिग्नल दे रही है क्या? मार्केट का सेटअप बेसिकली लग कैसा रहा है? क्योंकि एक और चीज़ होती है कि बाजार कभी भी बड़े इवेंट से पहले अपने आप को थोड़ा सा हल्का करना चाहता है, और एक बड़ा इवेंट हमारे आगे खड़ा है। ऑलमोस्ट हम कॉर्नर पे हैं, एज पे हैं बजट के। मार्केट सेटअप पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? बिल्कुल वीरेंद्र जी। जहाँ तक मार्केट सेटअप का सवाल है, हम दो चीजें देखते हैं। एक तो टेक्निकल फैक्टर ये देखते हैं कि ये परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने जनरली देखा है कि ये नंबर करीब करीब 87-88% के राउंड अबाउट टॉप आउट हो जाते हैं, जहाँ पे 87-88% ऑफ स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबाउट द 200 डे मूविंग एवरेज। तो अभी करीब-करीब ये नंबर 81-82% के करीब पहुंच चुका है। तो मतलब बहुत दूर नहीं है जहाँ पे ये कंसोलिडेट करने लगेगा एंड काफी हायर नंबर ऑफ स्टॉक्स में करेक्शन आएगा एंड कम नंबर ऑफ स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, राइट? तो ब्रॉडली ये सेटअप हमें दिख रहा है। तो ये फैक्टर हमने लास्ट 15-16 साल एनालाइज किया, बहुत कंसिस्टेंटली काम करता है। जहाँ पे 85-86% के करीब जब पहुंच जाता है तो इट इज मार्केट टॉपिश हो जाता है और फिर कंसोलिडेट करने चालू हो जाता है, जहाँ पे ब्रेड नैरो हो जाता है। तो यही सिनेरियो वापस प्ले आउट होता हुआ चांस काफी है। जैसे आप वोलेटिलिटी की बात कर रहे थे, जैसे वोलेटिलिटी बढ़ता है तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप मिड कैप्स में करेक्शन आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जो इलोंगेटेड टेल है वहां पर रिस्क ज्यादा दिखता है, तो टेल में ऑब्वियसली कट होता है एंड मनी, जो पैसा है जो ज्यादा लिक्विड और लार्ज कैप की टुवर्ड्स मूव होता है। तो पॉसिबल यही है कि ये लेवल से अगर देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले निफ्टी शायद आउट परफॉर्म कर जाए नेक्स्ट 1-1.5 मंथ्स में, एंड मार्केट थोड़ा और फोकस करे टुवर्ड्स लार्ज कैप्स और क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ, राइट? जहाँ की टेल बढ़ाने का या स्मॉल कैप्स की तरफ शायद फोकस ना रहे। तो ओवरऑल मुझे मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मार्केट का ब्रेड थोड़ा नैरो हो जाए, निफ्टी लेवल बहुत ज्यादा ना गिरे बट इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे गिरावट ज्यादा आ सकती है। तो ये ब्रॉड सेटअप के हिसाब से मैं देख रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 months। अच्छा, आपके इस आई थिंक पहले स्टेटमेंट में ये बात बिल्कुल स्पष्ट मुझे नज़र आई कि आपका झुकाव लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा है। इस वोलेटिलिटी में आई थिंक इन लेवल्स पे आप लार्ज कैप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नवीन जी, लार्ज कैप्स में क्या आपको इम्प्रेस कर रहा है? वो जो कि इस बाज़ार का इस वक्त का बीते एक हफ्ते का फेवरेट स्पेस रहा, बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, या कोई और थीम? जहां तक सवाल है कि क्या हमें इम्प्रेस कर रहा है, सो थीम्स कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं लास्ट 6 महीने 1 साल में। तो जहां तक बैंक्स का सवाल है, अगर हम देखेंगे लास्ट 1 ईयर में प्राइवेट बैंक्स ने बहुत ज्यादा कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं है, तो वहां पे वैल्यू थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल मैं यही बताऊंगा कि यहाँ पे हम काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। बैंक्स की भी बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, जैसे कि अगर मुझे कोई PSU बैंक खरीदना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा प्रेफर्ड स्टॉक होगा, राइट? तो ओवरऑल फोकस यही रहेगा कि ये सेक्टर में वैल्यू दिख रहा है, लेकिन उसमें भी लेकिन फोकस थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर रहेगा, जहाँ पे ग्रोथ की संभावना ज्यादा है या अर्निंग्स के ऊपर रिस्क कम है। तो ये सब एरियाज हमारे फोकस में रहेंगे कोई भी सेक्टर में देखेंगे तो। इसके अलावा जो बाकी ब्रॉड सेक्टर्स है, जैसे इंडस्ट्रियल्स हो गए या ऑटोमोबाइल्स हो गए या कोई और भी जगह हो गए, तो वहां पे मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है वो बरकरार रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक 1.5 महीने में आ सकता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये जो भी डिप आएंगे ये सब एरियाज में, ये सब सेक्टर्स में, वो डिप्स को यूटिलाइज करके आप बिल्ड कर सकते हैं क्वालिटी स्टॉक्स। अगर मैं इंडस्ट्रियल्स की बात करूं तो अगर मैं बोलूंगा LNT है, जैसे LNT में थोड़ी भी गिरावट आती है तो प्रोबेबली इट्स अ गुड स्टॉक टू ओन इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। वैसे ही फोकस रहेगा हमारे बाकी भी एरियाज में, जहाँ पे भी विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है अर्निंग्स की, तो वहां पे जब भी मतलब बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी हमारी चलती रहेगी। अच्छा नवीन जी, आज आईटी में एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला
और जो एक्सेंचर के नंबर्स आए उसी के बाद ये हरकत आई है। उनकी कमेंट्री में आपको क्या पसंद आया है जो शायद रीड थ्रू किया जा सकता है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए? क्या जनरेटिव एआई के ऑर्डर्स, आई डोंट नो, भारत में कंपनियां उतने बड़े ऑर्डर्स क्या वाकई में हासिल कर रही हैं, या फिर जो कंपनियां कह रही कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम है लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स में, शायद बड़े प्रोजेक्ट्स में लौट रहा है? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है और अभी जो रिजल्ट्स आए हैं, नतीजे आए हैं और उसमें जो एनालिसिस किया है लोगों ने, मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल थोड़ा सा ये है कि सर्टेनिटी थोड़ी सी बढ़ी है। जो वाइडर रेंज था ऑफ लेट अस से ग्रोथ, जो पहले लेट से आप प्रोजेक्ट कर रहे थे लेट से 0 से लेके 4%, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो चेंज होके लेट से 1 to 2.5 या 2 to 3% के करीब आ चुका है। मैं ऐसे ब्रॉडली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सर्टेनिटी थोड़ी सी ज्यादा बनी है उस सेक्टर में, तो उस हिसाब से लोग ये सोच रहे हैं कि ये सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ से आगे जाके वैल्यू बनने की संभावना ज्यादा है। एंड देन उसमें भी काफी एनालिसिस कर सकते हैं कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, बाकी चीजों में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है, मार्जिन प्रोफाइल बेटर हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, मोर ऑफ अ टेक्निकल ट्रेड, कि जहाँ पे लोगों को दिख रहा है, क्योंकि आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखिए, लेट्स से इन्फोसिस का जो गाइडेंस है 1 to 3% गाइडेंस, ये कोई बहुत एंकरेजिंग नंबर नहीं है। जबकि टॉप एंड में भी आ जाए अगर 3% ग्रोथ, दैट इज आल्सो नॉट अ वेरी वेरी एंकरेजिंग नंबर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, कि मार्केट के ग्रोथ को अंडर परफॉर्म ही करेगा आईटी इस साल। तो अभी तक कोई बहुत ग्रेट विजिबिलिटी बनी नहीं है हमारे आईटी सेक्टर में। मुझे लगता है कि इसको काफी टाइम लगेगा, मे बी अनदर 6 months, बट एज ऑफ नाउ टेक्निकली शॉर्ट टर्म वाइज आईटी का ट्रेड ठीक लग रहा है। तो थोड़े लोग ले रहे हैं क्योंकि बाकी ये सेक्टर्स काफी चल चुके हैं, यही एक सेक्टर है जो काफी स्लगिश रहा है और ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ कंपनीज बहुत हाई है ये स्पेस में, तो उस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रेड बहुत देर तक सस्टेन करेगा, क्योंकि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं। अंडरलाइंग फंडामेंटल ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं, तो ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है ये ट्रेड। अच्छा, बाय द वे, भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, ये इनफैक्ट डे हाई पर सबसे बड़ा मूवर रहा है और डे हाई के आसपास ही है। 1423 डे हाई था जो कुछ देर पहले हमने विटनेस किया, उसी के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है और शायद वो फुटसी और सेंसेक्स की जो रीबैलेंसिंग है उसकी एडजस्टमेंट अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, तो स्टॉक अब मोमेंटम में 3% के गेंस। टेलीकॉम में इस समय एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं क्या नवीन जी? जी, टेलीकॉम का जहाँ तक एक्सपोजर का सवाल है, हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स हैं, जैसे कि एक तो भारतीय एयरटेल है और दूसरा हमारे पास भारत इंडस टावर्स भी है, व्हिच वाज एक्स भारती इन्फ्राटेल। तो दोनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में काफी हाई क्वांटिटी में है, तो हम दोनों स्टॉक्स पे काफी लार्ज ओवरवेट पोजीशन रखते हैं। तो उस हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट की संभावना काफी ज्यादा है। टैरिफ हाइक अब नहीं तो लेट्स से नेक्स्ट 1-2 महीने में मटेरियलाइज हो जाएगा। ओवरऑल सेक्टर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं, कंसिडरिंग बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है। इसके अलावा एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा हाई है एंड इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नीड, राइट? तो उस हिसाब से सेक्टर का मल्टीपल कभी भी इन द नेक्स्ट 3 to 4 years कभी भी घटता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, और टेक्नोलॉजी के डिसरप्शंस का सवाल अभी खत्म हो चुका है। तो ओवरऑल मुझे सेक्टर कंसिस्टेंट लगता है। इन टर्म्स ऑफ अलोकेशन ये सेक्टर में रखना चाहिए। थोड़ा ओवरवेट रखेंगे तो ऑब्वियसली काफी हाई चांस है कि आपका रिटर्न अच्छा मिलेगा। इस बीच जनाब आप वोलेटिलिटी देखिए, अभी कुछ देर पहले निफ्टी आया था 23,400, फिर 23,500, फिर 23,560 का लेवल लगा के आया हाई, और निफ्टी बैंक 51,758। क्या गजब की वोलेटिलिटी है, एक्सट्रीम। अच्छा नवीन जी, अभी बहुत सारे स्पेसेस की बात हुई, मैंने आपसे लार्ज कैप्स के बारे में भी पूछा। एक दो सेगमेंट्स जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें वाइट गुड्स सेगमेंट इस बार हेवल्स ने अपने मूव से सबसे पहले सरप्राइज किया, उसके बाद लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के बाद वोल्टास ने भी आई थिंक वो जो जिसे कहते हैं ना, मीन ड्रीम मूव दिया वाइट गुड सेगमेंट में। और इनफैक्ट अगर आप इस पीएलआई थीम के अंतर्गत देखें तो शायद मेरे ख्याल से तो डिक्सन की तो खैर जवाब ही नहीं, बट अब वो शायद स्टॉक थोड़ा सा जिसे कहते हैं चेजेबल हो गया है। इस सेगमेंट में आप लोग वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी कहाँ कंफर्टेबल हैं, किसको चेज कर रहे हैं, फ्रेश बाइंग आइडिया किसी में है क्या?
जहाँ तक वीरेंद्र जी ये सेक्टर का सवाल है, यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो हम कुछ भी लेने में बहुत दिक्कत होगी हमको। लेकिन सर, लेकिन देखिए ये सेक्टर हम्म। का जो देखने का तरीका है, वो ऐसा देखने का तरीका ये है कि ये जो समर रहा है, ये बहुत ही मतलब टफ रहा है, मतलब इन द सेंस कि हीट बहुत ज्यादा रहा है। और इसके कारण हुआ ये है कि स्टॉक ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स काफी जोर से गिरा हुआ है सिस्टम में। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हमने ये सुना था कि मतलब एसी का स्टॉक बहुत ज्यादा कम हो गया था, कि काफी स्टॉक साउथ इंडिया चले गया था। सो चीजें ये हो रही है कि ये क्वार्टर में वॉल्यूम नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग दिखेंगे ही एसी के। इसके अलावा मार्जिन्स भी काफी सरप्राइज करने की संभावना है। तो उस हिसाब से समर पोर्टफोलियो लोगों ने बनाया हुआ है और उसमें काफी हेवी इन्वेस्टमेंट किया है। तो जहां तक वोल्टास का सवाल है, अनदर 10% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है फॉर कंपनी लाइक वोल्टास, और जो कैटेगरी में ये काम करता है। तो मैं यही एंड में यही कहना चाहूंगा कि ये सेक्टर को हम वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं देख सकते। इसको मोर ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना चाहिए। और उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सेक्टर का ये क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहेगा एंड मार्जिन सरप्राइज की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो उस हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर्स का ट्रेड थोड़ा क्राउडेड हो रहा है। ओके, आपकी राय इन रेलवे कंपनियों पर अब क्या बनेगी? क्योंकि रेलवे एक पॉकेट था डिफेंस के साथ जहां पर अफलातून तेजी देखने को मिली थी। वो जून 3 और 4 में अच्छा खासा करेक्शन देखा गया। अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर क्या वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं? कुछ पैसा लगाएंगे, लगाया है? जहां तक ये है, ये दो फेवरेट सेक्टर्स है मार्केट के। जैसे कि एक रेलवेज हो गया, दूसरा डिफेंस हो गया, राइट। ये सब सेक्टर्स में ऑब्वियसली वैल्यूएशंस तो कहाँ पे भी चीप है नहीं। हालांकि ये सेक्टर में बीच बीच में टेक्निकल फैक्टर्स पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आता रहेगा, बट फॉर नाउ ये सेक्टर्स अभी स्ट्रक्चरल स्टोरी दिख रहे हैं। तो 2 से 3 साल का कोई व्यू लेगा तो यहाँ से भी पैसे बनने की संभावना काफी ज्यादा है। बट ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज में थोड़ा कॉशियस रहूंगा, बट अदरवाइज जो सेक्टरल ट्रेंड्स है वो काफी स्ट्रांग है। और वो उसमें कोई अंडरलाइंग फंडामेंटल्स में कोई बहुत ज्यादा चेंज होता अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। आगे जाके मार्जिन प्रेशर आता है तो चीजें चेंज हो सकती है, बट अभी कोई मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे। ओके, अच्छा, एक दो स्पेस को और यहाँ पर जिस पे बात नहीं हुई नवीन जी, उस पर बात कर लेते हैं। इस बार का ऑटो में सबसे बड़ा ड्रीम रन जो रहा वो था एमएनएम, और मेरे ख्याल से मात्र 7-8 महीने के अंतराल में ये स्टॉक 1300 से करीब करीब 2400 से मतलब 3000 की ट्रेजेक्टरी को छू के आया। ऑटो में कहीं स्कोप है, या फिर आप इस बार के नंबर्स को देखेंगे उसके बाद ही कोई कॉल लेंगे? क्योंकि टू व्हीलर डिलीवर कर चुका है, पैसेंजर व्हीकल डिलीवर कर चुका है, आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेन ने भी काफ़ी बड़ा मूव दिया। कहीं स्पेस बाकी है इस वक्त अब ऑटो में? जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, ये एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है कि अगर हम देखेंगे, जैसे कि स्टार्ट ऑफ द ईयर हमने ये सोचा था कि ये जो सेक्टर है, सेक्टर का जो इस साल बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं रहेगा, जबकि पैसेंजर व्हीकल्स में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत नहीं आएगा। टू व्हीलर स्पेस थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ कर जाएगा, राइट। एंड जो सीवी साइकिल है वो थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। ये व्यू हमारा था बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लेकिन हालांकि होता जैसे कि नतीजे आ रहे हैं और उस हिसाब से जो हमें समझ में आ रहा है वो यही हो रहा है कि जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है वो काफी ज्यादा है। जैसे कि अभी मारुति का एवरेज अगर देखेंगे, व्हीकल का जो कॉस्ट है हैज रीच्ड अराउंड 6.5 लाख रुपीस, और ये बढ़ते जा रहा है, राइट। क्यों? तो उसके हिसाब से जो जो मार्जिन पर व्हीकल है और जो कंटेंट पर व्हीकल है ये बढ़ रहा है। जैसे कि आज की डेट में आप देखेंगे कि जैसे जो क्लस्टर पैनल होता है वो काफी बड़ा होता है, बड़ा बड़ा डिस्प्ले पैनल लगते हैं। तो उस हिसाब से जो प्रीमियम ट्रेंड्स है वो काफी स्ट्रांग है। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे तो उसके जो प्रीमियम एसयूवीज है, उसके जो सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है उसमें टॉप मॉडल्स है। तो मार्जिन की विजिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो ये सेक्टर मुझे तो लग रहा है कि अभी भी अप ट्रेंड में ही रहेगा। इसमें लेकिन ये है कि अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है वहां पे प्ले बन सकता है, क्योंकि जबकि ओईएम्स तो ऑफ कोर्स चल चुके हैं और जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, लेकिन जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है
उनका कंटेंट पर व्हीकल और वैल्यू ऑफ कंटेंट पर व्हीकल ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये जैसे बढ़ता हुआ दिखाई देगा उसके हिसाब से मार्जिन भी काफी इंप्रूव होगा। मार्जिन इंप्रूव होने के कारण ऑब्वियसली जो मल्टीपल्स इनको जो मिलते हैं वो काफी इंप्रूव हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी का जो स्पेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है, और वहां पे अगर आप स्टॉक पिक कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि काफी हाई रिटर्न्स बनने की संभावनाएं है अगले 12 महीने। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए इस मार्केट पर, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। चलिए मार्केट पर लौटते हैं जहां पर 2354